वेलकम फ्रेंड्स टू निधि श्री अकेडमी। मैं हूं राहुल शर्मा। मैं आपके साथ एथिक्स पेपर 4 केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहा हूं और ये आज हम केस स्टडी थर्ड डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका केस स्टडीज़ वाला जो पोर्शन है ये MPPSC मेंस और IAS मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये केस स्टडीज़ हैं, आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको केस प्रोवाइड किया जा सकता है और फिर उसके बाद आपको वहीं पे बैठे बैठे जज किया जा सकता है कि आप एज ए सिविल सर्वेंट आपकी अप्रोच कैसी रहेगी। और ये जो केस स्टडीज़ है फ्रेंड्स, ये बेसिकली 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आता है और इसीलिए इसको ध्यान से आपको देखना है, आपको समझना है कि आपने इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट पे आपने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ना तो आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखनी है। अगर जितनी वर्ड लिमिट दी गई है प्लीज़ उसी पे ही फोकस कीजिएगा। 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 150 को आप 200 वर्ड्स में लिख रहे हो तो ये दिक्कत है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आज केस स्टडीज़ थर्ड डिस्कस करते हैं, ये जो आपको दी गई है। अगेन मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, एटलीस्ट 2 बार आप केस स्टडी को ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको ये केस स्टडी को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और उन फैक्ट्स या पॉइंट्स को आपने अपने रफ वर्क या रफ शीट पे आपने लिखना है। आपने मेन आंसर शीट में नहीं लिखना। हाँ, आपने उन पॉइंट्स को और या फैक्ट्स को यूज़ करके, ठीक है, आपने अपना आंसर बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जो हमारा केस स्टडी 3 है हमें क्या बोल रहा है। A 36-year-old hemophilic patient whose left leg to be amputated a decade ago after an accident. He has been bedridden for 10 years due to medical problems. His health took a turn for the worse when he woke up with pain in the hip joint 3 months ago. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक हीमोफिलिक पेशेंट दिया गया है और उसकी करंट सिचुएशन आपको बताई गई है। हीमोफिलिक पेशेंट फ्रेंड्स वो होता है जिसका ब्लड क्लॉट ना हो रहा हो, ठीक है जी, मीन्स कंटिन्यूसली ब्लड निकलने लग जाए उससे। तो आगे क्या दिया, ये है, ही नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन, ही हैज़ बीन एडमिटेड इन पब्लिक हॉस्पिटल. The doctors are trying to do their best and are constantly monitoring his condition, but he needs strong drugs which can stop the bleeding. Medicines that can help cease his internal bleeding, besides being expensive, are not currently available with the government hospitals in the country. बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स हमें नहीं मिलती, मीन्स वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं रहती। हाँ, कुछ एक हैं, जैसे एम्स हुआ, तो वहाँ पे ऑब्वियस है आपको अच्छी मेडिसिन मिल सकती हैं, एक्सपेंसिव मेडिसिन भी मिल सकती हैं, ऑब्वियस है, बट ये इन जनरल बात हो रही है। इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग्स ही हैज़ डेवेल्प्ड बेड सोर्स, हिज ट्यूमर हैज़ नॉट हील्ड एंड ही इज़ बीइंग गिवन ब्लड टू मेंटेन हिज हीमोग्लोबिन लेवल्स. द फैमिली विच रन्स अ स्मॉल रबर बिजनेस, यहाँ पे उसकी फैमिली के बारे में बताया गया, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है क्या, has sold all its assets to pay for its treatment. His treatment needs minimum of rupees 1 crore for 72 shots of drug dose without any certainty of results. ठीक है जी, कोई सर्टेनिटी नहीं है रिजल्ट की। अगर आप 1 करोड़ और 72 ड्रग्स यूज़ करने के बावजूद भी उसका क्या, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये कोई विदाउट सर्टेनिटी नहीं है। The hospital does not have fund to bear such a high cost for one patient. बिल्कुल, it also needs approval from the government. तो ये आपको केस स्टडी दी गई है फ्रेंड्स, हेमोफिलिक पर्सन, उसकी जो करंट सिचुएशन है और उसकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और उसको क्या क्या चीज़ें अभी चाहिए। तो ये आपको एज ए फैक्ट्स मिला है जो मैंने अभी आपको बोली हैं। चलिए जी, देखते हैं हमने क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड देन डिस्कस वेदर इट इज़ एथिकल टू स्पेंड रुपीज़ 1 करोड़ ऑन वन हेमोफिलिक पेशेंट। ओके जी, ये हमें ABCD 4 ऑप्शन बताई हैं, हमने इनको इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करनी है और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो होगा कि क्या ये एथिकल होगा कि हम 1 करोड़ एक हीमोफिलिक पेशेंट के ऊपर खर्च करें। चलिए जी, तो हमारी कौन सी ये 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि इन सच टाइप ऑफ केसेस द गवर्नमेंट शुड बीयर द एंटायर एक्सपेंसेस। ये बोला गया है कि गवर्नमेंट एंटायर एक्सपेंसेस
बियर करे अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं तो इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या होगी। और जो है ऑप्शन बी वो है द गवर्नमेंट कैन नॉट कंसंट्रेट ऑल इट्स रिसोर्सेज ऑन वन पर्सन वाइल अदर सिटीजन आर नॉट इवन प्रोवाइडेड बेसिक हेल्थ केयर। बिल्कुल, 1 करोड़ अगर गवर्नमेंट एक पेशेंट पे खर्चा करेगी तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटीज़। चाहे आप किसी रिमोट एरिया में बात करो, ट्राइबल एरिया में बात करो, या फिर ये हमारा जो किसी विलेज में बात कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एथिकलिटी देखनी है कि 1 करोड़ एक हीमोफिलिक पर्सन पे खर्चा करना गवर्नमेंट की तरफ से जायज़ है या नहीं है। सी है जी, प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड ड्राइव pharmaceutical companies to come to the aid of poor patients of such grave disorders under the corporate social responsibility। और फोर्थ है मनी शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन हिज ट्रीटमेंट एज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ। ठीक है जी। सी एस आर फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एज ए कंसेप्ट आपको का जो नेटवर्क कंपनीज हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा कमा रही हैं उनको एज ए उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एज ए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप अपनी तरफ से भी कुछ एक ऐसा कीजिए जिससे आप किसी की मदद कर पाओ। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन जनरल फ्रेंड्स आपको 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट्स जो भी बचते हैं आपको वो उसका 2% आपको एज ए CSR रखना पड़ता है। अब लिमिट शायद चेंज भी कर दी हो इन्होंने, तो ये होता है CSR में। और जो डी ऑप्शन है मनी शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन हिज ट्रीटमेंट एज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ। हाँ ये भी ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा हुआ है अगर 1 करोड़ और 72 डोजेस को आप यूज़ भी करोगे तो विदाउट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट ठीक ही हो। चलिए ऑप्शन फ्रेंड्स अब हम इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट जी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जी, कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, मेरिट है ये, अंडर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट मीन्स द एजेंसी हु कीप्स पीपल्स प्रॉब्लम ऑन टॉप ऑफ देयर एजेंडा। यस फ्रेंड्स, अगर हम इन जनरल बात करें तो ये गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट होती है जब हम उसको बोलते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट एज ए काम कर रही है तो उसकी ये ड्यूटी बन जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो हर एक पर्सन को अच्छे से डील करे और उसकी केयर्स की, उसकी नीड्स की, उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करे। सो फ्रेंड्स एज ए वेलफेयर स्टेट ये जो कंसेप्ट है ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पॉलिटी में आपको मिलेगा। आई थिंक अंडर ये आर्टिकल 38 से डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी। वेलफेयर स्टेट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही दिया गया कि वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जो अंडरटेक करे टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ इट्स सिटीजन्स बाय मीन्स ऑफ ग्रांट्स, पेंशंस एक्सेट्रा। यस, मीन्स एक वेलफेयर स्टेट वही होती है जो अपने पीपल की प्रोटेक्शन करे, चाहे विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स, पेंशंस एक्सेट्रा या जैसे भी होगा। तो ये चीज़ होता है वेलफेयर कंसेप्ट का, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है अंडर आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी, तो फिर अगर हम फर्स्ट की बात करें ऑप्शन ए की, तो ये तो ड्यूटी है गवर्नमेंट की अंडर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कि वो अपने पर्सनस की, वो अपने जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उनकी मदद करे, हर हाल में मदद करे। बट इसकी डीमेरिट फ्रेंड ये होगी कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस होंगे, ठीक है, जो ये चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो। जैसे ये लगाइए कोई काफ़ी रिच फैमिली है, ठीक है, वो इस 1 करोड़ के खर्चे को बियर कर सकती है, ठीक है, तो वो भी एज ए किसी तरह का इल विल से या फिर अपने कोर्सिव मेथड यूज़ करके वो अपना खर्चा अपनी जेब से खर्चा करने की जगह गवर्नमेंट से ही, क्योंकि गवर्नमेंट जब प्रोवाइड कर रही है पैसे तो गवर्नमेंट से ही वो अपना इलाज करवाना चाहेंगे, अपने पैसे बचाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे। क्योंकि जो वेल वर्स्ड पर्सन हैं अगर वो भी गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड हो जाएं अपने मेडिकल चेकअप के लिए या फिर मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो फिर ये गवर्नमेंट और स्टेट एक्सचेकर पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका डीमेरिट रहेगा। और जो हमारी सेकंड ऑप्शन है
उसके बाद ये है, उसमें ये चीज़ है कि येस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंसंट्रेट ऑल इट्स रिसोर्सेज, जैसे वहाँ पे ऑप्शन बी में पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट को अपने सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक ही पर्सन पर कंसंट्रेट करने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है, येस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंसंट्रेट ऑल इट्स रिसोर्सेज ऑन सच कॉजेज और केसेस, बट गवर्नमेंट अपने सभी के सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे केसेस पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहेगी, बट गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है। कैसे? बट द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अदर मीन्स बाय विच नीड्स ऑफ पेशेंट कैन बी टेकन केयर ऑफ। यस, कैसे होगा? बाय शिफ्टिंग हिम टू अ बेटर हॉस्पिटल, लाइक आप उसको किसी जनरल हॉस्पिटल से उठाकर एम्स में रख दीजिए उसको, जहाँ पे उसका बेटर इलाज हो सके, और या फिर उसको एक आप कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन है। नहीं तो आप उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कीजिए ताकि कुछ उसका इलाज हो और कुछ एक उसका फैमिली कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये ऑप्शन है, इसका मेरिट ये रहेगा। और डीमेरिट फ्रंट ये रहेगा कि हेयर गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज इनसेंसिटिव। गवर्नमेंट को हम इनसेंसिटिव बोलेंगे अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आएगी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए उस हेमोफिलिक पेशेंट को, या फिर किसी और इनडायरेक्ट वे से उसकी मदद ना करे, तो हम गवर्नमेंट को ये हम बोलेंगे कि वो इनसेंसिटिव है टू पीपल्स नीड, स्पेशली इन सच काइंड ऑफ केसेस। ठीक है जी, एज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एक्सेस टू इवन बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला कि यानी कि कुछ एक तो ऐसे हैं ट्राइबल एरियाज़ या फिर कुछ एक पॉकेट्स ऑफ कंट्री हमारी में ऐसे हैं जिनको बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलती, उनको 30-30 किलोमीटर चलना पड़ता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेडिकल टेस्ट या फिर चेकअप करवाने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे एक पेशेंट की मदद के लिए 1 करोड़ दे रही है तो उसको इनसेंसिटिव भी बोला जाएगा एज ए डीमेरिट। जी, उसके बाद है ये जो ऑप्शन सी है, इसमें बोला गया था कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को गवर्नमेंट प्रमोट करे ताकि ड्रग्स आपको लेसर कॉस्ट पे अवेलेबल हो सकें। ठीक है जी, हाँ, ये ऑप्शन में हम इसको एज ए मेरिट ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रिपल पी मॉडल इज़ अ बेटर ऑप्शन एज इट विल प्रोवाइड बेसिक एज वेल एज एडवांस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। बिल्कुल, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। एंड वन मोर थिंग दैट कैन बी डन इज यूजिंग CSR, जैसा वहाँ पे पहले भी बोला गया था, क्या हम इसको ट्रिपल पी में यूज़ करके और या फिर अंडर CSR लेकर आ सकते हैं? नहीं लेकर आ सकते। ठीक है जी, और अगर हम इसको CSR में अगर करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, बट ये सिर्फ CSR में अगर वो वॉलंटरी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या फर्म है, ठीक है, अगर वो अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऐसे केसेस को अडॉप्ट करती है और उनको अच्छे पॉइंट से सॉल्व करती है, ठीक है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट होगा हमारी सोसाइटी के लिए। बट ये CSR के अंडर सिर्फ वॉलंटरी होना चाहिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट फोर्स कर दे और रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट होगा तो आपको CSR के अंडर किसी भी कंपनी को ऐसे पेशेंट को हेल्प करनी पड़ेगी। अगर ये आप फोर्सफुली करोगे तो कोई भी कंपनी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं रहेगी अंडर CSR। हाँ, इसलिए इसको मैंने बोला कि ये वॉलंटरी होना चाहिए और कंपलसरी नहीं रहना चाहिए। और ट्रिपल पी मॉडल तो ऑब्वियस है जी, बेटर रहता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी यानी कि पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट मीन्स ये जो कोई भी कंपनी है, जैसे आप ये लगाइए ये मिसिज मजूमदार शाह हैं, इनकी कंपनी आई थिंक बाइकॉन, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मदद कर रही है। ठीक है जी, ये और इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स भी इंपोर्ट बनाई हैं, सॉरी नॉट इंपोर्ट, इन्होंने बनाई हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक ग्रुप्स हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं अंडर CSR, तो इसको हम वॉलंटरी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रिपल पी मॉडल से काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमको। और फ्रेंड्स, अगर इसका डीमेरिट देखें तो ट्रिपल पी विल बी बेनिफिशियल, यस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेनिफिशियल रहेगा,
बट फ्रेंड्स ये एक लॉन्ग टर्म, मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, प्राइवेट पर्सन्स भी चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप भी चाहिए, ठीक है। जो कभी कभी होता है कि जैसे अभी इकॉनमी में स्लो डाउन आया हुआ है, तो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है कि ये इसकी ये डीमेरिट भी है, क्योंकि कुछ एक अप एंड डाउन तो फाइनेंस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ही अच्छा रहेगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल पी विल बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन ओनली एज इट ऑल्सो नीड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, एंड टाइम टू शो रिजल्ट्स, वही काफ़ी लॉन्ग टर्म टाइम प्रोसेस है ये। एंड प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी विलिंग टू डू सच CSR, जैसा मैंने पहले भी बोला। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वॉलंटरी रखोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, अगर आप उसको कंपलसरी कर दोगे तो कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बैकआउट हो जाएंगी और आपका ट्रिपल पी खड्डे में चला जाएगा। वन कैन आल्सो सेट दैट गवर्नमेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, अगर हम ट्रिपल पी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे ऊपर, या फिर गवर्नमेंट अगर ऐसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च नहीं कर रही और वो ट्रिपल पी के पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट को इनसेंसिटिव बोला जाएगा, या फिर ये बोला जाएगा कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, ठीक है, और इसको पीपल की हेल्थ से कोई चिंता नहीं है। तो ये हमारा डीमेरिट रहेगा फ्रेंड। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि यानी कि क्या ऐसे पर्सन्स को सोशलाइज करना या फिर ऐसे पर्सन्स के ऊपर खर्चा करना जायज़ है या नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज़ द राइट टू लाइफ। यस, हर एक को जीने का अधिकार है, चाहे आप कोई पर्सन लगाइए। और बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडर आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ देता है, ठीक है। तो वो किसी की, वो कोई भी पर्सन हो, उसको ज़िंदा रहने का हक है, ठीक है जी। तो इसलिए बोला गया एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज़ द राइट टू लाइफ, सो वाई सच पर्सन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ, एज वंस लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ऑब्वियस है, अगर उसकी राइट टू लाइफ, ऑब्वियस है, अगर आज के दौर में हम ज़िंदगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मनी के, इन कंपैरिजन टू मनी, ठीक है। तो इसीलिए उसकी राइट टू लाइफ का हम अधिकार नहीं खींच सकते किसी भी बंदे का, चाहे वो हीमोफिलिक पर्सन है चाहे वो नॉर्मल पर्सन है। तो ये इसका मेरिट है, उसको जीने का अधिकार है। और इसका डीमेरिट ये रहेगा फ्रेंड्स कि यस, श्योर द पर्सन विल बी बेड रीडन। यस, वो बोला गया केस में कि वो बेड रीडन हो चुके हैं, इवन इफ ही सर्वाइव्ड, ठीक है। एंड समवन मे बी ऑफ द व्यू दैट सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी शुड हैव बीन स्पेंट फॉर अदर्स बेनिफिट्स ऑल्सो। ये हमारी एक्चुअली बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम बोलेंगे कि यार अगर उसका इलाज हो भी गया 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, ठीक है, बट वहाँ पे लिखा होता है ना, विदाउट एनी अनसर्टेनिटी ऑफ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसलिए बोला गया है कि यानी कि उसके बाद भी हो सकता है वो बेड रीडन रहे, तो ऐसे पर्सन पे 1 करोड़ खर्चा करने का क्या फ़ायदा, ठीक है, जो इलाज के बाद भी बेड रीडन रहेगा। वो दूसरों के ऊपर एक तरह का ये बोलें कि उसको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी हर काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी एक टांग तो नहीं है, उसको एम्प्यूट कर दिया गया था, और अब बेड रीडन है तो ऑब्वियस है उसके बेड सोर्स हो चुके हैं, इसलिए भी उसको एक पर्सन तो चाहिए जो उसकी देखभाल करे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये कुछ एक का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि एक पर्सन पे 1 करोड़ खर्चा करने की जगह आप एक गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल खोल दीजिए, या आप 10 गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हो 1 करोड़ रुपए से। एक पर्सन को बचाने की जगह आप काफ़ी लोगों को बचा सकते हो। सो ये हम इसको एक तरह का डीमेरिट बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो फ्रेंड्स, ये हैं इसके 4 पॉइंट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर इनके अलावा आपको कोई लगे मेरिट और डीमेरिट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं इसमें ऐड ज़रूर करूँगा। और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा ये बचा था, नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ एथिकलिटी, दैट इज इट इज़ वाइज टू स्पेंड सच ह्यूज अमाउंट ऑन अ हेमोफिलिक पर्सन। फ्रेंड्स, ये वही है जो हमने डी ऑप्शन में डिस्कस की है। वेल, इट डिपेंड अपॉन इट्स फैमिली, जो हम जो अभी आंसर बोलने वाले हैं, हिज वेल विशर्स।
टू कंसिडर बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स। यस, हेमोफिलिक पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स होंगे और जो उसके फ्रेंड्स होंगे, जो उसके वेल विशर्स होंगे, ये उनका डिसीजन होगा, ठीक है, कि वो इतने ज़्यादा पैसे एक इस पर्सन पे खर्चा करना चाहते हैं या नहीं, वो गवर्नमेंट की मदद लेना चाहते हैं या नहीं, कैसा भी है, कुछ भी है, are the main stakeholders. And even from their point of view, if they think that yes, they want to put their best efforts and try to save the life of their loving one or not, ठीक है जी। तो ये टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, और एथिकल क्वेश्चन है या नहीं है, मीन्स एथिकल डिसीजन है या नहीं है, ये टोटली पेशेंट प्लस उसके फैमिली मेम्बर्स प्लस वहाँ पर जो स्टाफ है हॉस्पिटल वाला, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एथिकल है या नहीं है। बट हम इसके बारे में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, बस लास्ट लाइन यही बोलूँगा, एज अगेन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। सो अगर आपको लगे, ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल को अगर लगे कि ये वाला इसके ऊपर 1 करोड़ खर्चा जाना चाहिए, तो वो एथिकल रहेगा। अगर मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन बोलें कि ना, ठीक है, तो फिर ये अनएथिकल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मेरा यहीं तक ही था और यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगे हो तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा, हम उनको ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।